नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसका 44वां सत्र है, जो कि मार्च 28 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है, जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो जैसा कि हमेशा राह कहते हैं, हम राह हैं, हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। कार्ला के मन में उसके जीवन क्षमता के संबंध में कुछ सवाल थे। हमें इसका मूल्यांकन करने में कठिनाई हो रही थी। क्या आपके लिए इस पर टिप्पणी करना संभव है? तो वो ये कह रहे हैं कि कार्ला जो है ना, अपने जीवन की क्षमता यानी कि वो जो ज़िंदगी जी रही है, उसको कहीं कहीं दिक्कतें आ रही हैं, तो उससे रिलेटेड उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि वो पूछना चाहती है। तो हमें समझने में उसको कठिनाई हो रही है कि हम उसको मतलब तोल भाव कैसे करें, मोल भाव कैसे करें उसका। तो वो कह रहे हैं कि क्या आप इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? तो राय इसका जवाब देते हैं। हम कार्ला को स्कैन करते हैं और पाते हैं कि कार्ला के निर्णय के कारण हम बिना किसी उल्लंघन के सेवा कर सकते हैं, क्योंकि कार्ला का निर्णय उसकी इच्छा से काम करने की बजाय काफ़ी सावधानी पूर्वक मूल्यांकन का पालन करना है। यानी कि कार्ला इस काम को अपने मन से करने की बजाय इच्छा शक्ति के बल पर कर पा रही है। तो इस पार्ट में रा ने कहा कि देखो, हमने कार्ला को स्कैन किया है और क्योंकि हमने देखा कि हम इसकी आज़ादी का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, तो इस दिशा में हम अपनी सेवाएं दे सकते हैं अभी हम तुमको। तो उन्होंने बताया कि कार्ला को अपनी ना, जो होता है ना कि कभी कभी तो हमारा दिल कर रहा होता है किसी कार्य को करने के लिए। अब दिल तो कर रहा है कार्य को करने के लिए, लेकिन उसके लिए जो एक सेट माइंड चाहिए, मतलब दिमाग जैसा चाहिए, जिसको कहते हैं विल पावर, इच्छा शक्ति, वो भी तो होनी चाहिए ना। तो वो यही कह रहे हैं कि उसको हम लोगों ने जिस तरीके से मूल्यांकन किया है इस बात का, हम ये देख रहे हैं कि ये मन से चीज़ें कर रही है और साथ में इच्छा शक्ति भी का भी इस्तेमाल कर रही है। तो ये दोनों चीज़ें इसके लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल लग रही हैं हम लोगों को, यहाँ पे थोड़ा उसके मतलब उसके लिए बेनिफिट हो रहा है इससे। फिर वो आगे कहते हैं, हमें आश्चर्य है कि इस दौरान जब रोज़ इतने भीषण समय में नेगेटिव प्रभाव हस्तक्षेप कर रहे थे, तब भी हमारा संपर्क बनाए रखने में आप सक्षम रहे। प्रेम क्रियाओं के कारण कार्ला को अतिरिक्त ऊर्जाएं मिली हैं, जो उसे आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। हालांकि इस कार्य में ऐसा नहीं है, और इसलिए कार्ला की इच्छा शक्ति उसके शरीर को चला रही है। कार्ला की इस सेवा के बारे में कोई राय नहीं है। इसकी इच्छा शक्ति इस सेवा को करने के लिए बहुत तीव्र है। ये काफ़ी केंद्रीय और मूल्यवान है। ऐसा करने पर साधन के शारीरिक परिसर में गंभीर विकृति पैदा हो सकती है। तो राय ये कह रहे हैं कि पहली बात तो हम खुद सरप्राइज हैं, हमें खुद आश्चर्य हो रहा है कि ओरायन ग्रुप द्वारा तुम लोगों के ऊपर इतने नेगेटिव अटैक हो रहे हैं, साइकिक अटैक्स बोलते हैं दोस्तों इनको, इतने साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, उसके बावजूद तुमने हम लोगों के साथ ही संपर्क बनाने में मतलब पूरी अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया है। और क्योंकि प्रेम क्रिया के कारण मतलब जो कार्ला के बीच और जो भी उसके पार्टनर हैं उनके बीच जो प्रेम क्रिया की जो वो है ना एक्टिविटी, उसके कारण भी उसको काफ़ी ऊर्जाएं मिल रही हैं, जिससे उसे आगे बढ़ने में मदद भी मिल रही है। फिर वो आगे ये कहते हैं कि कार्ला की इच्छा शक्ति ही है जो इस वक्त इस कार्य को चला रही है, लेकिन इस केस में मतलब आज के सत्र के केस में ऐसा नहीं हो पा रहा है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। और वो आगे भी वो कहते कहते हैं हमारी कोई राय तो नहीं है इसके लिए, लेकिन हाँ, इच्छा शक्ति जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा तीव्र है, और ये काफ़ी सेंट्रल भी है और यूज़फुल भी है, मूल्यवान भी है। फिर वो कह रहे हैं कि लेकिन ऐसा करने से क्या होता है ना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं होता लेकिन आप ज़बरदस्ती करे चले जा रहे हो अपने आप के साथ। तो कह रहे उस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि उसके शरीर में कहीं दिक्कतें हो जाएं। फिर वो आगे कहते हैं, हम ध्यान दे रहे हैं
और बताना चाहते हैं कि इस सेवा को करने के लिए शहीद होने की सोच रखना मददगार नहीं होगा। हम कार्ला से उसके इन विचारों की जांच करने, राय बनाने और उनके संभावित सत्य को पहचानने के लिए कहेंगे। और अगर फिर भी कार्ला इसे सच मानती है तो हम सुझाव देते हैं कि कार्ला ये फैसला करने का अधिकार अपने समूह को जारी कर दे, जिनका संतुलन कार्ला से कहीं अधिक संतुलित है। परिणाम की अपेक्षा या लगाव के बिना निर्णय लेना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि कार्ला के द्वारा लंबे समय तक ये संपर्क जारी रखना कार्ला का समझदार यानी मैच्योर होकर अपने समूह की सहायता को स्वीकार करना और दूसरों की सेवा के लिए एक सक्षम वायबल यंत्र बने रहने पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, इस पार्ट में उन्होंने पहले कहा कि देखो, कार्ला की इच्छा पता है किस तरीके की हो रही थी कि चाहे इस कार्य को करने के लिए मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं इसे करूंगी ज़रूर, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन धरती के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो इसी दिशा में निकल गई। लेकिन रा ने कहा कि देखो, कार्ला को हम कहेंगे एक बार अपनी जो सोच है ना उसके ऊपर ज़रा दोबारा बैठे और सोचे और राय बनाए और इसके अंदर का जो सत्य है उसको पहचानने की कोशिश करें कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस कार्य को करते हुए अपने आप को शहीद कर लो, ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसा तब भी लगता है कि तुम सच ऐसा लगता है कि हाँ इस शहीदी वाले लेवल पे निकल जाना चाहिए, तो हम तो यही कहेंगे कि जो बाकी लोग हैं ग्रुप में, जैसे जिम है, डॉन है, और भी लोग ज्वाइन करते रहते हैं, उनसे एक बार इस बात को ज़रा डिस्कस करें, बात तो करें कि भाई मेरे अंदर से इस तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं मुझे। तो आगे वो कहते हैं कि देखो, कोई भी चीज़ करने के लिए ना आप ये मतलब अपेक्षा एक तो ये करना कि भाई इसके लिए मुझे कुछ मिलेगा, और दूसरा किसी चीज़ से लगाव लगाए बिना तब निर्णय लेना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, एक संतुलित व्यक्ति को। और वो उन्होंने ये भी कहा कि देखो, डॉन हो गए, जिम हो गए, ये लोग तुमसे ज़्यादा संतुलित है इस वक्त, क्योंकि तुम तो ठीक है ट्रांस की स्टेट में चली गई, तुम तो समाधि की स्टेट में चली जाती हो, तुम ये कर भी लेती हो, दिल की भी बहुत वो हो दूसरों के लिए, मतलब अपने आप को समर्पित करने वाली। लेकिन उनको देखो ना, उनके पास संतुलन है, वो इसमें उस हद तक नहीं जा रहे हैं कि अपनी अपनी मृत्यु को ही ले लें, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर वो कहते हैं हम उम्मीद करते हैं कि कार्ला के द्वारा लंबे समय तक संपर्क जारी रखना कार्ला की समझदारी पर है। और आगे भी फिर वो ये कहते हैं कि समूह की सहायता को स्वीकार करना और दूसरों की सेवा करने के लिए सक्षम वायबल यंत्र बने रहने पर निर्भर करता है। ये तो वो कहते हैं कि कार्ला को ये सोचना चाहिए कि मैं एक यंत्र की तरह काम कर रही हूँ, तो मेरा काम है कि मैं डॉन और जिम को अपना सपोर्ट करूँ, ना कि मृत्यु के रास्ते पर निकल जाऊँ। तो ये भी तो एक तरीके से वो अपने दोस्तों की सेवा ही दे रही है ना अपने द्वारा। तो अगर वो इस तरीके से सोचेगी ना तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहेंगी उसके लिए। और दोस्तों, ये जो जवाब है कितना संतुलित जवाब है कि यार मृत्यु पर थोड़ी ना निकलना है किसी के लिए। सेवा दे रहे हो, जितनी दे सकते हो उतनी करो ना, जरूरत से ज़्यादा करने की ज़रूरत क्या है। और देखो कि तुम, ये भी ज़रूरी नहीं है कि तुम पूरी धरती के लोगों की सेवा के लिए निकल जाओ और अपने आप को मृत्यु दान दे दो अपना, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप तो मर जाओगे लेकिन दूसरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस चीज़ से। तो आप जितना कर सकते हो उतना ही करो, वही सही है। और जितने आप आसपास के लोगों का कर पाते हो ना, उसमें ही अपने आप को संतुष्टि रखनी चाहिए कि हाँ इतना हो गया। हालांकि दूसरों लोगों के मन में होता है कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए करूँ, परंतु अगर कहीं पर थोड़े से झटके लग रहे हैं, थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है, तो रुक कर कोई बात नहीं, रिलैक्स होकर फिर दोबारा शुरू कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे रहा कहते हैं हम डॉन को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें इस विषय पर बोलने की अनुमति दी, क्योंकि हम उन विकृतियों के बारे में जानते थे जहां इकाई की सेवा करने की इच्छा तो है, पर वह अपने शरीर की कमियों को नियंत्रित नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला हम डॉन के को बड़े थैंकफुल है क्योंकि एटलीस्ट हमें अलाउ तो किया ये बात करने के लिए कि हम जानते हैं कि कार्ला के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं अच्छे से। हालांकि उसका वो जो दूसरों की सेवा वाला झुकाव है, उसकी इच्छा तो है, पर उसे ये भी तो देखना चाहिए ना कि उसके शरीर में कई दिक्कतें आ रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके शरीर में प्रॉब्लम हो रही है, आपको बुखार हो रहा है, आपकी तबीयत खराब हो रही है, गले में दर्द है, ये सारी चीज़ें हैं, और आप लगे पड़े हो दूसरों की सेवा करने के लिए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, अपना ध्यान भी रखना ज़रूरी होता है। और वो भी इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप ही ठीक नहीं हो तो आप दूसरों की सेवा कैसे कर पाओगे। जब तुम नहीं तो जग नहीं, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप इस संपर्क को जितना आवश्यक है उतनी जल्दी समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमें कार्ला की जीवन क्षमता वाइटैलिटी के बारे में पता नहीं है। तो अच्छा उन्होंने सवाल कर दिया, उन्होंने कहा कि आप जितना जल्दी हो सके ना इस सत्र को क्लोज़ कर देना, ताकि क्योंकि हमें तो अंदाज़ा नहीं कि कार्ला के अंदर कहाँ पे क्या दिक्कत चल रही है। तो अगर आपको लगे कि हाँ इसे समाप्त करना है तो आप इमीडिएटली उस टाइम पे इसको बंद कर देना। तो रा कहते हैं
आपके बोलने के तरीके में हमारे हाथ कुछ हद तक बंधे हुए हैं। कार्ला ने अपनी आंतरिक ऊर्जाओं को सुरक्षित रखा है, जो उसने प्रेम क्रिया से प्राप्त की हैं। इसलिए यह हमारा सम्मान और कर्तव्य है कि हम इन ऊर्जाओं का हमारी क्षमता के अनुसार उपयोग करें। जब यह कम हो जाएगा तो हम निश्चित रूप से हमेशा की तरह कार्य को समाप्त करने की आवश्यकता को व्यक्त कर देंगे। किसी भी कीमत पर सेवा के इस कार्य को टालने का एकमात्र तरीका यह है कि इस कार्य को रोक दिया जाए। यह एक दुविधा है। तो रा कहते हैं कि देखो, हमारे भी कुछ हाथ बंधे हुए हैं, और कार्ला जो है इसने जो प्रेम क्रिया की है, हो सकता है पिछली रात की हो, पिछले दिन की हो, सुबह की हो, पता नहीं। तो वो कह रहे हैं कि उसकी वजह से इसके अंदर जो ऊर्जाएं हैं ना, हम उसका ढंग से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उसका अच्छे से उपयोग करें। और उन्होंने ये भी कहा कि हम निश्चित रूप से ये कहेंगे कि भाई देखो, अगर ज़रूरत होगी ना इसको टालने की तो हम तुम्हें बता देंगे, और जहाँ इसे ख़त्म करने की ज़रूरत होगी ना, जैसे हम हमेशा बताते आए हैं, हम फिर से तुमको बता देंगे। फिर वो आगे इसमें ये भी कहते हैं कि देखो, अगर हमें ये सत्र सारे रोकने पड़े ना, तो हम रोक भी देंगे। अगर वो भी तब, अगर ये क्या कहते हैं, तुम्हारी इच्छा हो तो। और ये ही सबसे बड़ी दुविधा है कि इनको रोका जाए या ना रोका जाए। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने अपने बाएं कान में किस आवाज़ को सुना जब आपने अपना संचार शुरू किया? तो राह कहते हैं, यह एक नेगेटिव झुकाव वाले संकेत थे। तो दोस्तों, आपके लेफ्ट कान में कभी भी रिंगिंग होना, जैसे एक साउंड बड़ी तेजी से आएगा, "कुं" करके एकदम से घुस जाएगा कान के अंदर, या फिर आपके कानों के जो लेफ्ट कान में है ना, उसमें बड़ी तेजी से ना ये जो एक आवाज़ कंटिन्यूअसली चलती रहती है ना, जो जो ब्रह्मांड का साउंड है, जो हमने हमेशा कहा है कि अगर आप चाहो तो मेडिटेशन में केवल इसी के ऊपर ही फोकस करते 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 आप ट्रांस में जा सकते हो। ये भी बहुत अच्छा तरीका है इसको करने का। तो इस साउंड के अंदर अगर अचानक से एकदम से वृद्धि हो जाए ना, केवल एक कान में यानी उल्टे कान में, तो आप समझ सकते हैं कि वो ओरायन ग्रुप आपको साइकिक अटैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसका भी तरीका भी रा ने इसमें बताया कि कभी इस तरीके का हो तो आपको इससे डील कैसे करना है। तो डॉन इसी से रिलेटेड अगला सवाल करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम पॉजिटिव झुकाव वाले संकेत को कैसे सुन सकते हैं? तो रा कहते हैं, दो प्रकार के पॉजिटिव संकेत होते हैं। सबसे पहले, दाहिने कान के स्थान पर संकेत यह इशारा है, जैसे आपको कोई बिना किसी शब्द के आपको संदेश देकर यह कह रहा है, सुनो, ध्यान से सुनो। अन्य पॉजिटिव संकेत में सिर के ऊपर एक स्वर सुनाई देता है, जो एक विचार के संतुलित होने की पुष्टि है। तो दोस्तों, ये दो चीज़ें भी हो सकता है आप लोगों के साथ कभी होती हो। तो अगर आपको कभी पॉजिटिव संकेत सुनना है ना, तो ये जो साउंड है ना, वो आपके राइट कान में होगा। ये जो रिंगिंग तेज होगी ना, ये राइट कान की तरफ होगी। राइट कान की तरफ रिंगिंग होगी, और आपको ऐसा लगेगा जैसे, मतलब ऑटोमेटिकली आपका फोकस भी ना, जब ये हो ना, तो इंसान का फोकस चला जाना चाहिए वहाँ पर कि मेरा राइट कान भी इतनी तेज़ी से रिंगिंग क्यों हो रही है। तो जब इस तरीके से रिंगिंग हो ना आपके कान की तरफ, तो आप उस तरफ ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे कहा ना रा ने कि सुनो, ध्यान दो। तो इसका मतलब उस वक्त आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही है ना, उसकी पुष्टि कर रही है कन्फेडरेशन की, हाँ जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। राइट साइड से कन्फेडरेशन हमेशा आपको सपोर्ट करती रहेगी। और दोस्तों, वैसे भी हम लोगों ने देखा भी है कि जो लोगों के कान भरने वाले लोग होते हैं ना, वो उल्टे कान से खेलते हैं। कहते हैं ना, पहले ज़माने में बोले करते थे लोग, और आज भी बोलते हैं कि देख रहे हो, उसके कान भरने की कोशिश कर रहा है। ये जो कान भरने की कोशिश होती है ना, ये आपने एडम और ईव स्टोरी में भी देखा होगा कि सांप से दर्शाया जाता है कि ईव के लेफ्ट कान के पास आके उसने उसके कान भरने शुरू कर दिए थे। और उसने ईव से ये कहा था, क्योंकि एप्पल लगा हुआ था जो उस पेड़ के ऊपर, जिसको सो कॉल्ड गार्डन ऑफ ईडन बोलते हैं, उस पे जो सेब लगा हुआ था, उस सेब के अंदर एक सेब था जो बड़ा अलग तरीके से चमक रहा था। तो जब वो उसकी तरफ बढ़ी और लेने के लिए बढ़ी, तो एडम ने उसको रोका और कहा कि क्रिएटर ने कहा है कि कोई चीज़ अगर अलग से दिखे तो एक बार रुक जाना और देख लेना। वो कहती पर ये देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है मेरे को। उसके लेफ्ट कान से ना किसी ने उसको आवाज़ किया। उसने कहा, देख, रचयिता नहीं चाहते कि तुझे ज्ञान हो या तुझे नॉलेज मिले। तो इस तरीके से कुछ लोग कान भरते हैं, और ये एक संकेत होता है कि लोग क्या, जिन लोगों के द्वारा, मतलब ये जो ओराइन ग्रुप है वो लोगों के द्वारा भी करवा सकता है ऐसे, क्योंकि उसको पता है कि वो लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है, और लोगों को नहीं पता कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इस केस में ईव के साथ यही हुआ था। उसने जब वो एप्पल खाया, तो वो एप्पल ऑफ नॉलेज था, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज।
और वो जो एप्पल था ना, वो एप्पल आर्टिफिशियली क्रिएटेड था, होलोग्राफिक। देखने में असली था, लेकिन वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड था, जिसके अंदर ये सारी नॉलेज, जो उल्टी ज्ञान है, ये सारा का सारा उसके अंदर था। यानी टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ों से रिलेटेड ज्ञान, जो जिसके बेसिस के ऊपर उसने ईव को हथियाने की कोशिश की थी, या कह लो हथिया भी लिया था, एक तरीके से उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। देखो जितनी भी ये स्टोरीज होती हैं सिंबॉलिक होती हैं, दिमाग पे कब्जा करने वाली बात होती है ये। आप रामायण का उदाहरण उठा के देख लो। जब सीता घेरे के अंदर थी, तो जब रावण आया था, तो रावण ने क्या माया के खेल करके नहीं दिखाए थे? कभी हाथ से सेब बना दे, कहीं कुछ कुछ इस तरीके से करके दिखा रहा था। तो सीता को भी लगा था, सीता ने भी कहा था कि अरे वाह, आप तो बड़े मायावी हैं। तो उसने किसी तरीके से बहला फुसला कर सीता को बाहर निकाल लिया। ठीक है। अब जो सीता को बाहर निकाला, उसके बाद सीता हरण किया उसने। तो ये सिंबॉलिकली ये दर्शाया गया कि अब उसके दिमाग के ऊपर इसने कब्जा करने की कोशिश की है। तो इन चीज़ों को ना इस तरीके से सिंबॉलिकली अगर देखा जाए तो ज़्यादा सही है, रादर देन ये कि भाई वो एक स्टोरी है, उस स्टोरी के थ्रू कोई ना कोई ज्ञान दिया जा रहा होता है हम लोगों को। और इसमें भी उन्होंने एक चीज़ और कही थी इसी जवाब में, कि भाई एक संकेत और होता है कि तुम्हारे सर के ऊपर ना एक स्वर सुनाई देगा तुमको। ये जो स्वर होता है ना, कुछ इस तरीके का होता है कि आपका जो सर है, एक तो पीछे से आपको टिंगलिंग की सेंसेशन होनी शुरू हो जाएगी, जैसे सर के पीछे से किसी ने बाल खड़े हो रहे हो, इस तरीके से लगेगा। और सर के ऊपर ना एक टिंग करके सा होगा, और सर ऊपर से झन्ना, जिसे कहते हैं ना झन्नाहट सी हो जानी, वैसा होना शुरू हो जाता है। तो वो भी एक तरीका होता है कन्फेडरेशन का ये बताने का कि हाँ, ये जो अभी थॉट तुमने सोचा ना, इसके अंदर बैलेंस था, ये तुम्हारे अंदर एक संतुलित सोच थी ये तुम्हारी। तो इससे, इसके द्वारा भी कन्फेडरेशन आपकी मदद करने की कोशिश करती है, आपको आपके संतुलन को बनाने के लिए या उसमें गाइड करने के लिए, ताकि आपके वॉयलेट चक्रा के थ्रू उसको आपको बैलेंस किया जा सके। क्योंकि वो तो, और देख लीजिए ना, ये सर के ऊपर उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ये वॉयलेट चक्रा यहाँ पर है ना। जब वॉयलेट चक्रा यानी क्राउन चक्रा अगर यहाँ पर है, इसके अंदर कुछ हुआ, तो उसके द्वारा ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये हुआ है। खैर, अगला सवाल डाउन करते हैं। क्या कोई अन्य तरह के नेगेटिव संकेत हैं जो मुझे मिल रहे हैं? तो रा कहते हैं यह सही है। आप विचार रूप, शब्द रूप और झलक, दृश्य यानी विजन प्राप्त करने में सक्षम हैं। हालांकि आप इसमें अंतर कर सकते हैं। तो रा ने कहा कि हाँ, इस तरीके से तुम्हें मिल रहे हैं। जरा एक बार की अपनी सोच को देखना और अपने शब्दों को देखना, और ये जो झलक और विजन जो तुम्हें आते हैं, क्योंकि डॉन जो है, डॉन विजनरी टाइप का था। विजनरी नहीं कहा जा सकता, इसमें कई लोगों को विजन्स आते हैं, ऐसा नहीं है। कई लोगों का जब ये कुंडलिनी और ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं या इस डायरेक्शन में चलने शुरू हो जाते हैं, तो उनको कुछ विजन्स आने लग जाते हैं। बैठे बैठे कोई विजन आ जाएगा आँख के सामने, या सो रहे होंगे। स्पेशली तब होता है कि जब सो रहे हैं, तो सोते सोते जब आधी नींद में होते हैं ना, तब ये विजन्स आने शुरू होते हैं। लेकिन वो भूल जाता है व्यक्ति, क्योंकि वो एकदम से निद्रा अवस्था के अंदर, फिर नींद की अवस्था के अंदर घुस जाता है। तो उस बीच में विजन्स आते हैं। और हाँ, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि बैठे बैठे कोई आ जाए। तो रा ने उनको कहा था कि आप इन इस तरीके के जब विजन आ रहे होते हैं ना, तो उनके अंदर अंतर देखा करो, क्या ये प्रेम भरे हैं, या मतलब डरावने हैं, या गुस्से भरे हैं, या किस तरीके के हैं। इनसे आप अपना संतुलन बनाना शुरू करो। अगर प्रेम भरे होंगे तो डेफिनेटली कन्फेडरेशन के हैं। अगर कुछ भी ऊट पटांग ऊपर नीचे के हैं, तो इसका मतलब ये ओरायन ग्रुप के हैं। तो आप खुद ही अपने जजमेंट खुद ही करो। देखो दोस्तों, राह हमारे लिए जजमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर संतुलन बनाना, यहाँ की सीख ये हमारी है, और थ्रू आउट आगे जाते जाते सबको क्रिएटर के जैसा अपना संतुलन बनाना है। तो ऐसे सीखते जाओगे तभी तो संतुलन करोगे ना, तभी तो जाके आपको भी तो क्रिएटर बनना है, अनंत रचयिता। तो ये आपकी लर्निंग के लिए अच्छा है वैसे, हालांकि अच्छा तरीका बताया उन्होंने यहाँ पर। तो खैर, अगला सवाल डाउन करते हैं। क्या इसका कोई कारण है कि मैं नेगेटिव प्रकृति के इन संकेतों के प्रति खुला हूँ? तो रा कहते हैं, क्या आप सभी चीज़ें नहीं हैं? तो देखो दोस्तों, कितना सुंदर जवाब दिया उन्होंने कहा कि यार नेगेटिव क्यों आ रही है मेरी तरफ चीज़ें? तो रा ने कहा, भाई नेगेटिव हो या पॉजिटिव, हैं तो सारे हिस्से रचयिता की रचना के, क्या आप सारी चीज़ें नहीं हो? मतलब इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं, लगता है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया है कि रचयिता ने रचना की कैसे है, या तुम उस रचयिता की रचना के हिस्से कैसे हो। अगर तुम्हें ये पता होता तो तुम्हें पता चलता कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पोलैरिटी हैं एक लेवल तक, और एक जगह पे जाके दोनों एक हो जाएंगी, ना नेगेटिव रहेगा ना पॉजिटिव, तब जाके सच्चा संतुलन आता है। तो खैर, आगे अगला सवाल डाउन करते हैं। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार हो सकता है,
यदि हम इस संपर्क को समाप्त कर दें ताकि कार्ला आगे के संपर्क को जारी रखने से पहले और आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर सके। इस समय मेरा यह निर्णय है। मैं संपर्क तो जारी रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कार्ला को और अधिक ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए या नहीं। हालांकि मैं कार्ला के ऊर्जा के स्तर को नहीं बता सकता। तो यहाँ पर डॉन ने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा निर्णय है कि हम लोगों को ये सेशन अभी रोक देना चाहिए, सत्र यहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि मुझे अंदर तो पता नहीं कि कार्ला के क्या चल रहा है, उसकी ऊर्जाओं के अंदर क्या चल रहा है, उसके चक्रों के अंदर क्या चल रहा है, ये तो आप ही जानते हो। कहते कि आगे के सत्र हो सकें, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इस सत्र को यहीं पे रोक देते हैं, इससे पहले कि कार्ला को कुछ हो। दोस्तों, वैसे इस सवाल के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई लोग ना मेडिटेटिव स्टेट के अंदर ये सोचते हैं कि मेरे पास जो जानकारी आ रही है ना, वो सारी अच्छी आ रही है, या ये सारी जानकारियाँ ही हैं। उनको पता नहीं चल पाता है कि ये ओराइन ग्रुप जानकारियाँ दे रहा है या ये कन्फेडरेशन की तरफ से जानकारियाँ आ रही हैं। तो ये केवल वो ही व्यक्ति जान सकता है जिसको एक का कानून या उसके तरीके पता हों। उन जिसको तरीके पता हों या उनको ये पता हो कि महासंघ की फिलॉसफी क्या है। जब वो उस फिलॉसफी को जान लेगा ना, तो वो संतुलन बना सकता है अपना। अगर उसने संतुलन बना लिया तो कभी भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पे ध्यान ही नहीं देगा, उसको नकारात्मक समझ के उसको वही करता रहेगा, निगलेक्ट करता रहेगा। मुझे चाहिए ही नहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन, मुझे चाहिए ही नहीं। हम तुम्हारा भी स्वागत अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं, ऐसे ही उनको बुला लेगा और ऐसे ही कर देगा उनके साथ, क्योंकि वो तो डरते हैं रोशनी से, वो तो अंधेरे के राजकुमार हैं सारे के सारे। खैर, इसका जवाब रा देते हैं। हम उस सवाल का भी जवाब दे रहे हैं जो आपने नहीं पूछा है, हालांकि यह सबसे प्रमुख है, और इसलिए हम इस उल्लंघन के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। कार्ला की वो सारी ऊर्जा समाप्त हो गई है जो उसने केवल इसी सेवा के उद्देश्य के लिए समर्पित की थी। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन यह संपर्क के लिए कार्ला ने जो तैयारी की थी उसकी प्रकृति ही एकमात्र कारण है कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने कहा कि पहली बात तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हम आपकी आज़ादी का उल्लंघन कर रहे हैं, और जो जानकारी आपने मांगी भी नहीं है, हम उससे भी ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों, हमेशा एक संतुलित, या कह लो जिसको आज़ादी के कानून का पता है ना, वो आपको उतनी ही जानकारी देगा जितनी की ज़रूरत है। आपने जितना पूछा उतना आपने उस, या कह लो जितना किसी ने आपसे पूछा उतना ही आपने उसको जवाब दिया, ख़त्म कहानी। वो उससे आगे नहीं पूछ रहा है तो नहीं पूछ रहा है, उसको वहीं पे उसकी हालत पे छोड़ देना चाहिए। फिर इस जवाब में उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जो कार्ला है ना, इसकी जो आज के सत्र के लिए जो उसने ऊर्जा अपने लिए बचा के रखी थी ना, वो ख़त्म हो गई है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा उसकी एक प्रकृति है जिसकी वजह से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इस ऊर्जा का। और वो जो प्रकृति है ना, वो है उसकी विल। मतलब चाहे ऊर्जा उसकी नीचे जा रही है, लेकिन उसके अंदर की जो विल है, जो इच्छा शक्ति है ना, उसके कारण यह हल्की सी बैलेंस हुई पड़ी है और उठी हुई है, मतलब ऊर्जा ऊपर है। तो उसका चाहे तो इस्तेमाल किया जा सकता है इसी सत्र के लिए। तो डॉन अगला सवाल करते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपको पूरी तरह से समझ पाया हूँ। क्या आप इसे थोड़ा अलग तरीके से कह सकते हैं? क्या पूरी तरह से समझा सकते हैं? तो रा कहते हैं, इस कार्य में आप में से प्रत्येक ने सचेत रूप से अपने आप को समर्पित किया है, जिसे दूसरों की सेवा के लिए अब अनुभव किया जा रहा है। कार्ला ने चैनलिंग के साथ लंबे अनुभव के माध्यम से इस समर्पण को शुद्ध किया है, जिसे आप महासंघ की फिलॉसफी कहते हैं। इस प्रकार जब हमने पहली बार कार्ला से संपर्क किया तो इसने न केवल दूसरों की सेवा के लिए, बल्कि इस तरह के संपर्क द्वारा सेवा के लिए अपने अस्तित्व की पेशकश की थी। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, रा ने बड़ी अच्छी बात कही। देखो, रा ने उनको कहा कि देखो, एक तो आप लोग सारे जितने भी हो ना, दूसरों की सेवा के लिए समर्पित हो, और इस अनुभव को इस वक्त आप ले रहे हो दूसरों की सेवा के माध्यम से, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कार्ला है ना, ये जो है ना, इसने जो समर्पण किया है इस महासंघ की फिलॉसफी को, यानी रचयिता की फिलॉसफी को आप लोगों को बताने के लिए, मतलब जो लोग इस कार्य को सुन रहे हैं, लॉ ऑफ वन को सुन रहे हैं, कह रहे उसके लिए जो इसने ये कार्य किया ना, उसकी वजह से उसका शुद्धिकरण भी हुआ है, क्योंकि वो अब अंदर से, कह लो, दिमागी रूप से शुद्ध होती चली जा रही है और आत्मा के लेवल पे भी शुद्ध होती चली जा रही है। शारीरिक शुद्धिकरण नहीं कहा जा सकता है इसको, इसको आत्मा का और मन का, इसका शुद्धिकरण कहा जा सकता है इसको। और इसमें भी वो आगे कहते हैं कि इसी प्रकार जब हमने पहली बार कार्ला से संपर्क किया था ना, तो इसकी इच्छा ही ये थी कि दूसरों की सेवा के लिए काम करे वो, और इसी वजह से वो कर भी पाई है।
और इसमें भी वो बोलते हैं कि तब जाके इसने अपने अस्तित्व की यानी अपनी अपनी पेशकश की थी कि हाँ, मैं इस कार्य को करना चाहती हूँ। फिर आगे वो कहते हैं, जैसे जैसे यह संपर्क विकसित हुआ है, कार्ला का यह समर्पण काफ़ी विशिष्ट हो गया है। इस प्रकार एक बार जब हमारे संपर्क के लिए कार्ला द्वारा महत्वपूर्ण ऊर्जा समर्पित होती है, यह महत्वपूर्ण ऊर्जा कार्ला के दिन प्रतिदिन के अनुभवों से खो जाती है, भले ही फिर चैनलिंग हो या ना हो। इस प्रकार हमने काम के समय को निर्धारित करके कार्ला की इच्छा शक्ति को जारी रहने पर जोर दिया है, क्योंकि यदि कार्ला संपर्क चाहती है तो ऊर्जा एकत्रित हो जाती है और इस प्रकार साधारण या मामूली कामों में व्यर्थ नहीं होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये हमारा संपर्क विकसित होता जा रहा है ना कार्ला के साथ, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है, कह रहे उसकी वजह से ना इसका जो समर्पण है ना वो भी काफ़ी बड़े लेवल पे होता जा रहा है। ये अपने आप को और ज़्यादा समर्पित करती चली जा रही है और इसी की प्रकार ना उसके अंदर ये जो महत्वपूर्ण ऊर्जा है, इसे वाइटल एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में, जो किसी भी कार्य को करने के लिए एक अंदर से इच्छा शक्ति होती है ना, उसको कहते हैं वाइटल एनर्जी। कहते हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण है इसके अंदर। और कह रहे इसी की वजह से होता क्या है ना कभी कभी कि ये अगले दिन के सत्र के लिए वो ऊर्जा इसके अंदर होती तो है, लेकिन दिन प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं, घर के काम हो गए, ये हो गया वो हो गया, उसकी वजह से कभी कभी नीचे चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करती है, ये दोबारा एकदम से शूट करती है कि हाँ, अब मुझे इस कार्य को करना है, तो उसको अच्छा लगने लग जाता है। इसीलिए उस टाइम पे वो ऊर्जा सारी एक ही जगह एकत्रित हो जाती है ताकि कार्ला उसका इस्तेमाल करके इन सेशंस को दे सके। और कार्ला भी इसलिए कर रही थी दोस्तों ये, क्योंकि ये जब इन्फॉर्मेशन आ रही थी, खैर आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा ये बात, कि कार्ला को बहुत टाइम तक नहीं पता था कि उसने क्या चैनल किया है, ना ही उसको ये सारी चीज़ें पढ़वाई गई थी। उसको तो पता ही नहीं था कि क्या चैनल हो रहा है, क्योंकि डॉन ने और जिम ने ये सोचा था कि अगर हमने कार्ला को ये किताबें मतलब इसके अंदर की जानकारी दी तो इसका किसी ना किसी तरीके का झुकाव बनेगा और हमें जो जानकारी चाहिए हमें न्यूट्रल चाहिए, यानी कि ना वो कार्ला के झुकाव की हो, ना जिम के झुकाव की, ना डॉन के झुकाव की। वो जैसी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो रही है महासंघ से, बस वैसी की वैसी ले लें। तो उन्होंने कार्ला को तो बताया ही नहीं था कि इस किताब के अंदर क्या चल रहा है। कार्ला ने तो इस किताब का सारा कुछ जब बिल्कुल किताब खत्म के अंत पे पहुंच गई ना, तब जाके कार्ला को बताया गया कि हाँ, ये चैनलिंग में ये चीज़ें हैं। और कार्ला भी हैरान थी कि ये मैंने कैसे ये सारी चैनलिंग की, क्योंकि कार्ला को इसके अंदर जितनी जानकारियाँ थी वो कार्ला को कुछ नहीं पता था कि ये जितनी भी जानकारी है इनके बारे में कार्ला को कोई अंदाज़ा नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि ये इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में है भी या नहीं भी, और ना ही उसने पहले कभी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हुआ था या अनुभव किया हुआ था। खैर दोस्तों, अगला सवाल डॉन करते हैं। इस मामले में क्योंकि कार्ला की ऊर्जा पहले ही खो चुकी है, हम इस सत्र को जारी रख सकते हैं और हमें बहुत सावधानी से कार्ला की ऊर्जा की निगरानी करनी चाहिए और सत्र कब होने चाहिए इसका एकमात्र जज होना चाहिए। क्या मैं सही हूँ? तो डॉन ने भी यहाँ बोल ही दिया कि हमें ना कार्ला की ऊर्जा पहले ही ऑलरेडी वो खो चुकी है, तो कह रहे कि हमें लग रहा है कि चलो ठीक है, इसे जारी तो रख सकते हैं लेकिन सावधानी पूर्वक करेंगे इस कार्य को, आज के इस सत्र को। कह रहे कि और हाँ, अब आगे से हम लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि अब हमें जज होना चाहिए इस बात का कि सत्र को रोके या ना रोकें। ये दोनों चीज़ें हमारे को भी थोड़ा सा ध्यान रखकर चलनी चाहिए। तो रा कहते हैं, यह पूरी तरह से सही है। कार्ला के संपर्क को जारी रखने के पक्के इरादे ने पहले से ही कम ऊर्जा अवधि को बढ़ा दिया है। तो कह रहे कि इसकी इच्छा शक्ति के कारण ही है, आप कर सकते हो इस सेशन को, क्योंकि इच्छा शक्ति के कारण इसने बढ़ा दी अपनी ऊर्जा। तो डॉन कहते हैं, हमारे लिए यह बहुत बड़ा खुलासा करने वाली बात है कि इच्छा शक्ति का ऐसे इस्तेमाल हो सकता है। तो फिर वो आगे कहते हैं, हम में से प्रत्येक व्यक्ति को संकेत मिलते हैं और सपने दिखते हैं। मैं कम से कम एक बार जागने पर ऐसे संपर्क को सुनता हूँ जो सामान्य रूप से सुनाई नहीं देता है। क्या आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे हम किसी नेगेटिव स्रोत के प्रभाव को ख़त्म कर सकते हैं? तो उस टाइम पर भी दोस्तों देखो, जो डॉन है ना, उसको सपने आ रहे थे और संकेत भी मिल रहे थे उसके सपनों में। और आपको याद होगा रा ने कहा है कि हमारा महासंघ जब भी किसी का झुकाव एक की इस झुकाव की तरफ होने लग जाता है ना, एक के कानून की तरफ या इस किताब की तरफ होने लग जाता है, तो उनको सपने भी अजीब अजीब से आने लग जाते हैं। और आप में से भी कई लोगों को आ रहे होंगे, हम जानते हैं अच्छे से, क्योंकि हमें भी आते हैं और आते रहे हैं, और ये बहुत लोगों के साथ होता है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन आपको अपने सपनों को उठते ही अगर आप लिख लोगे ना और फिर उनका संतुलन देखोगे कि किस तरीके की मतलब झुकाव है, इसका नेगेटिव वाला झुकाव लग रहा है या पॉजिटिव वाला झुकाव लग रहा है,
तो उसके बेसिस के ऊपर ना आप जज कर सकते हो कि किसने आपको सपने में कांटेक्ट किया है, क्योंकि सपने में कोई भी कर सकता है, नेगेटिव स्रोत भी कर सकते हैं और पॉजिटिव भी कर सकते हैं, दोनों ही हो सकता है। तो यहाँ पर भी डॉन ने यही कहा कि आप मुझे कोई तरीका बता सकते हैं कि किसी तरीके से नेगेटिव वाला जो स्रोत है ना, सोर्स, इसी को ही मैं किसी तरीके से इसका प्रभाव ही खत्म कर दूं। तो रा कहते हैं कई तरीके हैं, हम सबसे अधिक उपलब्ध या सरल विधियों को बताएंगे। सबसे उपलब्ध साधन ये है कि इस कार्य को करते समय यदि आपका संपर्क किसी अन्य इकाई जो कि नेगेटिव झुकाव का हो, तो प्रेम के ध्यान की अवस्था में जाकर खुद के लिए और उस भेजने वाले के लिए अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी को भेजा जाना चाहिए। यह सबसे आसान तरीका है जिससे इस तरह की घटनाओं का प्रभाव खत्म किया जा सकता है, और कहीं बेहतर है कि इस तरह के अनुभवों को भरोसे के साथ साझा करना और भेजने वाले के लिए करुणा और खुद के लिए कवच के साथ दिलों और आत्माओं को प्रेम और प्रकाश में शामिल करना। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दो तरीके बताए हैं रा ने, जो कि हम भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको इस किताब के द्वारा ही, क्योंकि हमारे ऊपर भी पड़ते हैं साइकिक अटैक्स, ऐसा नहीं है हमारे ऊपर नहीं पड़ते। लेफ्ट कान से पता चल जाता है हम लोगों को, लेफ्ट कान से चूं करके एकदम से घुसती है एक आवाज़ और कान को ना भेदते हुए जाने की कोशिश करती है। यानी कि हमारे दिमाग में उस टाइम पे जैसे कोई थॉट चल रहा होता है ना, वो एकदम से घुसने की कोशिश करती है कान में लेफ्ट साइड से। तो हमें ये भी पता चल जाता है कि ये जो सोच इस वक्त मेरे दिमाग में चल रही है नेगेटिव सोच है ये, क्योंकि लेफ्ट कान से कन्फर्मेशन हो रही है उस चीज़ की। ठीक है ना। तो उस केस में क्या करना होता है ना, उस केस में फटाफट आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए एक हल्की सी ध्यान अवस्था में जाकर खुद के ऊपर रचयिता के प्रेम को गिरते हुए, उसकी रोशनी को गिरते हुए देखना चाहिए, और दूसरा जो भेज रहा है ना उसके ऊपर भी इस प्रेम का और रोशनी का छिड़काव कर देना चाहिए उसके ऊपर। तो इसको ये बोलते हैं कि जब भी कभी ऐसा हो तो आपको मन ही मन ये बोल देना चाहिए उस नेगेटिव एंटिटी के लिए भी कि मैं अपने आप को और ये जो एंटिटी है इन दोनों को अपने एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करता हूँ और उन्हें अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में भेजता हूँ। जैसे ही आप करोगे ना, वो घबराकर पीछे हट जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि रोशनी में उनके अस्तित्व खत्म होने की बात हो जाती है, तो पीछे हटना ही मतलब प्रिफर करते हैं। और इसमें एक और तरीका है उन्होंने जो बताया है, उन्होंने कहा है कि जिसने भेजा है ना इस तरीके के अनुभवों को आपको, तो हो सके तो जो आपके लॉ ऑफ वन या फिर आपके इस तरीके के मेडिटेटर फ्रेंड्स हैं, उनसे आप इन सपनों को साझा कर लो, आपस में एक दूसरे को बताओ, ताकि दूसरा व्यक्ति भी जज करके बता सके ये मुझे नेगेटिव या पॉजिटिव लग रहा है। तो उसमें भी आपको एक मदद मिल जाएगी। तो आपको जो भी मदद मिले ना उसके हिसाब से उस एंटिटी को वो प्रेम और रोशनी भेजना है, और अपने दिल पर अनंत रचयिता की प्रेम और रोशनी का कवच लगा लेना है अपनी ध्यान अवस्था के अंदर जाके, ताकि इस तरीके की नेगेटिव एंटिटीज आपके ऊपर अटैक ना करें। तो खैर अगला सवाल डाउन करते हैं। क्या आप मुझे कार्ला के आज सुबह के सपने का स्रोत बता सकते हैं जो उसने जागते ही मुझे बताया था? तो रा कहते हैं सपने की भावना ओरायन से प्रभावित थी। सपने का आवरण, क्लोथिंग या कह लो डिज़ाइन, कार्ला के अवचेतन अनकॉन्शियस मन में प्रतीकों से संबंधित पैटर्न्स को और अधिक प्रकट कर रहा था। तो वो कह रहे हैं कि ये जो अटैक किया था उसके सपने में, या जो सपना उसे आया था, ये ओरायन ने किया था। और उस सपने का जो डिज़ाइन था ना वो इस तरीके से था कि उसके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, या कह लो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, उसको प्रतीकों से संबंधित पैटर्न्स दिख रहे थे। आपको याद होगा हमने पिछले सत्र में सिंबॉलिज्म की बात की थी, सिंबॉलिक जो होते हैं सिंबलिज्म, कि उसके द्वारा उसका इस्तेमाल करके उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस वजह से वो ज़्यादा प्रकट हो रहे थे उसकी सपनों के अंदर। खैर तो अगला सवाल डाउन करते हैं। कई साल पहले ध्यान में मेरा हाथ चमकने लगा था और बिना मेरी इच्छा के तेजी से हिल या कांप रहा था। वह क्या था? तो दोस्तों हो जाता है कभी कभी ऐसे मेडिटेशन में ना, आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ हो जाए। आपको अपने शरीर का कोई अंग, या तो हाथ, पाँव, या स्पेशली नीचे घुटने जो होते हैं, घुटने से नीचे आपको ऐसा लगने लगे जैसे कि इनके अंदर ना ये चमकने लगे, एक लाइट सी आ गई है। और ये कभी कभी गर्दन के अराउंड भी होता है, गर्दन और शोल्डर के अराउंड भी होता है ये, या दिल के अराउंड भी हो सकता है। ये कुछ जगहें हैं जो हम आपको मतलब अपने अनुभवों के हिसाब से बता सकते हैं। तो कहते हैं अगर इस तरीके की लाइट हो जाती है ना, तो आपको वहाँ पे ना तेज़ी से कंपन होती हुई पता चलेगी, जैसे कि वो चीज़ ना हिल रही है या घूम रही है। इस तरीके से हो सकता है आपके साथ हो जाए। तो राइस का जवाब देते हैं, वह घटना एक समानता थी जो आपको आपके हायर सेल्फ द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। वह समानता यह थी कि आप जिस तरह से रह रहे थे वह फिजिशियन, वैज्ञानिक या डॉक्टरों द्वारा नहीं समझा जा सकता था।
तो वो ये कह रहे हैं कि उस केस में इसका मतलब ये होता है कि आपका कांटेक्ट आपके हायर सेल्फ से बन रहा है, और आपका हायर सेल्फ ही आपको ये बता रहा है कि भाई ये देखो, जिस तरीके से तुम जी रहे हो ना, शायद इसके अंदर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, या बिल्कुल सही दिशा में तुम जा रहे हो। लेकिन अगर तुम किसी डॉक्टर से, किसी साइंटिस्ट से, किसी फिजिशियन से अगर तुम ये डिस्कस करोगे, तो वो नहीं बता पाएगा तुमको कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्योंकि कण कण तुम्हारे ना तेजी से वाइब्रेट करने शुरू हो गए, और जब वो वाइब्रेट करेंगे तो उनके अंदर लाइट और तेज हो जाएगी। इस वजह से तुम्हारे शरीर के वो हिस्से ना, उनके अंदर लाइट जलने लग जाती है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कोई चमत्कारी चीज़ है, तो ये चमत्कारी नहीं, नॉर्मल है। हमने हमेशा कहा है कि अगर आपको कोई भी चीज़ चमत्कारी लगे ना, उसको कभी भी सुपर नेचुरल ना समझे, उसको सुपर नॉर्मल समझे, क्योंकि ये आप सबके अंदर ही है, और किसी की भी कभी भी एक्टिवेट हो सकती है। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। इस सत्र में मैं किसी तरह के अभ्यास को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हम कार्ला में अच्छे से नई ऊर्जा को भरने में सक्षम हो सकें, क्योंकि हमारे संपर्कों को बनाए रखने के लिए, ऐसा करने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह करना आवश्यक होगा। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम सबसे अच्छा प्रयास क्या कर सकते हैं, ताकि कार्ला की जीवन शक्ति को बढ़ाया जा सके और संपर्क को भी बनाए रखा जा सके। तो उन्होंने पूछ लिया कि आप हमें कोई तरीके बता सकते हैं जिससे कि हम इस संपर्क को बना के रख सकें और कार्ला की ऊर्जा को भी बरकरार रख सकें। तो रा कहते हैं, आपका अनुभव आपके अनंत बुद्धिमानिता से संपर्क के कारण चल रहा है, इसलिए कार्ला की महत्वपूर्ण ऊर्जा पर इसका सीधा असर नहीं होता है, वह इसको सह सकती है। तो उन्होंने बोला क्योंकि डॉन जो है उसका अनुभव जो है, या कह लो कार्ला जो है उसका अनुभव जो है ना, वो अनंत बुद्धिमानिता यानी रचयिता की सोच से जाकर मिल चुकी है इस वक्त। और जो राबी है वो कर रहे हैं ना, चैनलिंग कर रहे हैं, वो भी क्रिएटर के दिमाग से ही निकाल के दे रहे हैं सारी चीज़ें, सारे जवाब। तो वो कह रहे कि वो बन चुका है, अब हम तो चैनल हैं बीच में बस। तो वो कह रहे कि इसका जो ऊर्जा के ऊपर ना इसका सीधा असर नहीं होता है, इसलिए वो इसको सह सकती है। फिर वो आगे कहते हैं, हमने उन चीज़ों के बारे में पहले बात की है जो कार्ला की महत्वपूर्ण ऊर्जा में सहायता करती हैं। हर चीज़ में सुंदरता देखना, भजन गाना, ध्यान और पूजा करना, प्रेम को भी सभी के साथ खुलकर बांटना, प्रेम क्रिया भी खुलकर करना, ये चीज़ें बिल्कुल सीधे उसकी जीवन क्षमता पर कार्य करती हैं। कार्ला का झुकाव विभिन्न प्रकार के अनुभवों की प्रशंसा करना है। वह हर तरह का अनुभव लेना चाहती है। वह सबसे सीधा और छोटा रास्ता है जो जीवन में इस क्षमता को बढ़ाने में मददगार है। तो दोस्तों, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके बताए। उन्होंने कहा देखो, एक तो हर चीज़ के अंदर ब्यूटी देखना, रचयिता की ब्यूटी देखना, चाहे पेड़ पौधे, दीवार, झरना, कुछ भी हो, उसके अंदर रचयिता को देखना कि वाह क्या सुंदर बनाया है। भजन गाना, आप भजन गा सकते हो। आप ध्यान, ध्यान तो मैंडेटरी है ही कि मतलब हाँ, मेडिटेशन करना। आप पूजा करना चाहते हो, आप पूजा कर सकते हो। और जो आपका प्रेम है ना अंदर से, उसे खुलकर दूसरों से बांटना, ठीक है। और जो आप प्रेम क्रिया की जो ये एक्टिविटी करते हो, इसको भी खुलकर करना है। ऐसा ना हो कि इसके अंदर भी आप कर तो रहे हो लेकिन आप कह रहे हो नहीं नहीं पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, नहीं नहीं पता नहीं, अब हम कर तो रहे हैं लेकिन ये पता नहीं सामने वाला मेरा पार्टनर क्या सोच ले। उसको भी खुलकर करना चाहिए। दोनों के ही दिमाग खुले होने, इस केस में दोनों के ही दिमाग खुले होने चाहिए इस एक्टिविटी को करते हुए। तो आगे वो कहते हैं कि इन सभी चीज़ों का ना इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और ये जो कार्ला है ना, इसका बिहेवियर कुछ ऐसा है कि वो इन अनुभवों की प्रशंसा करती है। जितने भी उसकी ज़िंदगी में अनुभव होते हैं ना, उनको खुलकर जीती है और खुलकर प्रशंसा भी करती है उसको। और उसकी आदत है ये नए नए अनुभव लेना, कि मतलब आपने देखे होंगे ना कई लोग वो एक चीज़ से जल्दी बोर हो रहे हैं, फिर नए अनुभव, फिर वो नए अनुभव, फिर वो नए अनुभव। तो कार्ला का भी कुछ ऐसे ही था। हालांकि वो मेडिटेट करती थी, उसको पता थी सारी चीज़ें, लेकिन उसे नए नए तरीके के अनुभव लेने अच्छे लगते थे, जिसकी वजह से उसको ये मदद मिल रही थी। और जितने नए अनुभव आते रहेंगे ना आपकी ज़िंदगी में, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ना एक ऊर्जा बनी हुई देखोगे, हमेशा देखोगे। जितने आप रेपिटेटिव काम रोज़ करते रहोगे ना, आपको लगेगा कि मेरी ऊर्जा नीचे जा रही है, और आप बोर भी होना शुरू होगे। इसलिए कहते हैं कि टाइम टाइम पर थोड़ा सा वेकेशन, कहीं इधर ट्रैवल करना, उधर ट्रैवल करना, इससे मिल लेना, दोस्तों से मिल लेना, किसी से मिल लेना, पार्टी करनी, चलो ठीक है पार्टी कर ली, ये कर लिया वो कर लिया। सारी चीज़ें ज़िंदगी की हिस्सा हैं, और सारी चीज़ें ज़िंदगी के अनुभवों का हिस्सा है। और जब भी आप दोस्तों से मिलोगे, ये सारी चीज़ें करोगे, तो आपकी ऊर्जा ऊपर जाएगी। जब ऊर्जा ऊपर जाएगी तो आप और बेटर और बेहतर महसूस करोगे। या फिर आप बाहर भी अगर घूमने कहीं जाते हो, तो आप बहुत अच्छा महसूस करोगे, उससे ऊर्जा बरकरार रहेगी।
फिर अगला सवाल डॉन करते हैं। मैं जादुई प्रथाओं के आगे बढ़ने की प्रक्रिया वाला चित्र, द डायग्राम ऑफ एडवांसमेंट ऑफ मैजिकल प्रैक्टिसेस देख रहा हूँ, जो कि मालकुट से शुरू होकर केथर पर समाप्त होती है। मैं सोच रहा था कि क्या ये रंग या घनत्वता से मेल खाते हैं, जिसमें मालकुट एक के रूप में, यशोद दो के रूप में, होद और नेटजक तीन हैं, टिरपेथ चार, और आगे भी इसी तरह। क्या यह सही है? तो दोस्तों यहाँ पर जो डॉन ने सवाल किया ना, वो जो सवाल किया उस केस में हम आपको एक चित्र के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको इस किताब के अंदर, जो पिछली बार बात हुई थी ना गोल्डन डॉन वाली जो किताब थी उसके बारे में। और आप में से कई लोगों ने एक सवाल भी किया था कि ये जो गोल्डन डॉन वाली किताब है इसके काफ़ी वर्जन आप लोगों को मिल रहे हैं, इसका एक्चुअल वाला कौन सा है? तो इसकी जो एक्चुअल किताब है ना दोस्तों, वो ये है। वो इस तरीके की पेपर बुक है, अगर आप लोगों को दिख रही हो। ये लिखी थी इज़राइल रेगार्डी ने, और इसका 7th एडिशन, और हो सकता है शायद कोई लेटेस्ट भी आ गया हो, जो रिवाइज हुआ है और करेक्ट किया है जॉन माइकल ग्रियर ने। ठीक है, तो आप चाहें तो इस किताब को पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। परंतु ये कैबलिस्टिक एक हर्मेटिक सिस्टम है। जैसे हमारे यहाँ पर भी अध्यात्म के अलग अलग तरीके हैं, इवन अगर आप देखोगे मेडिटेशन के भी अलग अलग तरीके हैं। तो ये हर्मेटिसिज्म, ये भी अपने आप में एक तरीका है। ये उनके रिचुअल्स और उनके राइट्स हैं। हर्मेटिक ऑर्डर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये उसके तरीके हैं। तो यदि आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो डॉन ने सवाल किया था, डॉन ने सवाल किया था कि क्या इन ये जो इस किताब के अंदर भी दिए गए हैं, और क्योंकि डॉन ने किताब पढ़ रखी थी, तो वो कहते क्या इनका भी चक्रों से या उनके रंगों से कुछ लेना देना है? कि ये जो नीचे से शुरू होता है, ये मालकुट होगा पहला, यशोद होगा दूसरा, ये हौद और नेत्जा ये होंगे तीसरा, फिर ये तिफरत होगा चौथा, फिर ये गेउरा और हेसेद ये होंगे पांचवा, दात होगा छठा, बिना और चोकमा ये होगा सातवां, और जो कैतर है वो होगा आठवां। कि नीचे से ऐसे चल के क्या इस तक जाते हैं? तो राय इसका जवाब देते हैं, यह बुनियादी तौर पर गलत है, हालांकि आपकी सोच सही रास्ते पर है। इन स्टेशनों में से प्रत्येक में ऊर्जा केंद्रों की एक जटिल संख्या और छायांकन, शेडिंग के साथ ही इसके कुछ हिस्से अलग अलग संतुलन करते हैं। नीचे का, मध्य का, ऊपर का और कुल संतुलन। इस प्रकार प्रत्येक स्थिरता में जटिल कॉम्प्लेक्स रंग या किरणें और जटिल मूल्य चार्जेस हैं। तो उन्होंने कहा देखो, तुम बुनियादी तौर पर अगर इसको देखोगे जिस तरीके से हमने तुम्हें बताया है, तो उससे तो मैच नहीं करेगा ये। लेकिन हाँ, ये भी ऊर्जा केंद्रों से ही रिलेटेड है, और उसका थोड़ा सी शेडिंग, यानी मतलब उससे उसका थोड़ा सा जो है उसकी उसकी छाया है इसके अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली यही है, कह रहे। लेकिन उसमें तुम चाहो तो इसके अंदर अलग अलग संतुलन के भी तरीके दिए हुए हैं इस किताब के अंदर भी। तो वो कह रहे नीचे से चलेगा, फिर बीच में आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर कुल संतुलन। यानी यहाँ से वो ये कह रहे हैं कि हाँ, मालकुट से चलेगा, फिर यहाँ का बीच का ऑर्डर होगा एक, फिर मिडल ऑर्डर होगा यहाँ पर ऊपर का एक, फिर एंड में जाके केथर जाके एकदम जो है टोटल हो जाएगा, जैसे कि क्राउन चक्र होता है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो अलग अलग रंग हैं इसके अंदर भी, कॉम्प्लेक्स हैं, शेड्स बने हुए हैं। हाँ, तुम ये नहीं कह सकते कि एक ही रंग को ढंग से बताया गया है। एक रंग के अंदर भी अगर और रंग मिला दोगे तो उससे क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं अगर तुम जानना चाहो तो। और इसके अंदर अलग अलग चार्जेस भी हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसीलिए इसके अंदर तुम देखोगे तो डिवीजन है। यहाँ पे हॉर्ड, नेत्जा, गेवुरा, हेसेद, बीना, चोकमा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो दोनों चीज़ें चल रही हैं इसके अंदर। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या ये ठीक है इसके बाएं हाथ का मार्ग खुद की सेवा के मार्ग को दर्शाता है और दाएं हाथ का मार्ग दूसरों की सेवा को दर्शाता है? तो यहाँ पर जो डॉन ने सवाल किया, उन्होंने कहा ये जो हॉड, गेवुरा, बिना, ये जो हैं ये क्या मतलब ये दर्शाते हैं कि दूसरों की सेवा का रास्ता, और ये नेत्जा, हैसेद, चोकमा, क्या ये दर्शाते हैं कि क्या कहते हैं ये खुद की सेवा का रास्ता है? तो राय इसका जवाब देते हैं, यह इस कार्य की अंतिम पूर्ण सवाल होगा। यह गलत है। ये स्थिर रिश्ते हैं। प्रत्येक पथ में इन रिश्तों की पेशकश की गई है। इन शक्तिशाली विचारों के साथ काम करने में अभ्यासी यानी प्रैक्टिशनर का उद्देश्य कार्य के झुकाव को तय करता है। ये तो बस एक टूल्स या तरीके हैं। तो रा कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट में से तुम ये कह रहे हो कि लेफ्ट में से इधर निकल जाओगे तो ये दूसरों की सेवा का रास्ता है, इधर से निकलोगे तो खुद की सेवा का रास्ता है।
वो कह रहे ऐसा नहीं है, कह रहे इनके बीच में भी आपस में जो रिलेशंस होते हैं ना, उनकी पेशकश की गई है। और ये जितने भी इसके अंदर जो आइडियाज़ दिए गए हैं ना, वो बड़े शक्तिशाली हैं। तो जो भी व्यक्ति इसको करता है ना, इसका इस्तेमाल, वो अपने उद्देश्य के लिए इसको किसी भी तरीके से कर सकता है। वो चाहे तो जिस दिशा में चाहे वहाँ अपना झुकाव बना ले। तो उन्होंने कहा है कि ये तो बस टूल्स हैं, ये तो तरीके हैं, अब तुम चाहो तो इनको इस्तेमाल कर लो, नहीं चाहते हो तो ना करो। ये तो तुम्हारे झुकाव के ऊपर है। हो सकता है इसको करते करते तुम जो ऐसी मैजिकल पावर्स तुम्हारे पास आ जाए कि तुम दूसरों की सेवा के बजाय खुद की सेवा के रास्ते पे चले जाओ, कि लोग तुम्हारे पास आने लग जाएं और तुम कहो अरे यार इससे तो अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। तो आप करने निकले थे दूसरों की सेवा और यहाँ पे आप लग गए अपने पैसे कमाने के अंदर। तो ये भी हो सकता है कि आपका झुकाव इस डायरेक्शन में हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप जैसे हमारे और भी पीछे से इतने असेंडेड मास्टर्स आए, उन्होंने पैसे की चिंता किए बगैर, मतलब बहुत ही बेयर मिनिमम अगर उनको किसी ने दे दिया तो ही वो ले लेते थे। अपने मुंह से उन्होंने कभी नहीं मांगा कि भाई हमारी सर्विसेज के इतने पैसे, हम ये दे रहे हैं, हमारे इतने पैसे, उन्होंने कभी इस तरीके से नहीं किया। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी झुकाव बन सकता है, झुकाव यहाँ पर भी बन सकता है, दोनों तरफ ही हो सकता है। ये तो उस प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर है। खैर, फिर अगला सवाल डॉन करते हैं। एक अंतिम प्रश्न के रूप में मैं सिर्फ यह पूछूंगा कि क्या यह संभव है कि इपिस्मिस के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों झुकाव होंगे, या तो कोई भी झुकाव नहीं होगा। तो दोस्तों, इपिस्मिस का जो मतलब होता है ना, इस किताब के द्वारा, अगर इस किताब के अंदर बताया गया है, इपिस्मिस को इंग्लिश में कहेंगे इज द हाईएस्ट मोड ऑफ अटेनमेंट एंड एसेंशियली द सुपर रिलेटिव ऑफ सेल्फ। इन अदर वर्ड्स, इट इज द एपिटोम ऑफ सेल्फनेस। इफ यू आर एन इपिस्मस यू आर द सेल्फिएस्ट। यानी कि एपिस्मस वो व्यक्ति होता है जो इन तरीकों का इस्तेमाल करते हुए, जो कि इस किताब के अंदर बताए गए हैं गोल्डन डॉन के अंदर, कि या कह लो यहाँ पर ये जो ये सिस्टम है, ये अपने आप में भी एक सिस्टम है। जैसे हर जगह पे सिस्टम होते हैं ना, चक्रों के सिस्टम होते हैं, चक्रास का भी अपना जो हमारा बना हुआ है ना, वो अपने आप में एक सिस्टम है। ये हेर्मेटिक एक ऑर्डर है, उसका सिस्टम है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि ये सबसे हाईएस्ट अटेनमेंट होता है खुद की सेवा के रास्ते वाला। ठीक है, इपिस्मिस उस व्यक्ति को कहा जाता है जो खुद की सेवा के रास्ते पर हाईएस्ट अटेनमेंट, मतलब जादुई शक्तियां भी प्राप्त कर चुका है, या काला जादू कह लीजिए उसको, एकदम उसके सुपर हायर लेवल पे जा चुका है, उसका अपने लिए पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सकता है उसका वो। और ये टॉप मोस्ट होता है इसमें अटेनमेंट, इपिस्मिस उसको बोला जाता है जो इसमें टॉप लेवल पे पहुंच गए उसका इस्तेमाल करते करते इन जादुई शक्तियों का। तो वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही, इसमें तो इंसान बिल्कुल ही सेल्फ हो जाता है, मतलब जितना हो सके उतना सेल्फिश होने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अंत में उन्होंने यही कहा, इपिस्मस ऐसे ही व्यक्ति को कहा जाता है। तो राय इसका जवाब देते हैं। हम इसका जवाब एक विशेष तरीके से इस शब्द का मतलब बताकर देंगे। इपिस्मस वह है जिसने जीवन के वृक्ष यानी ट्री ऑफ लाइफ में दक्षता हासिल कर ली है, और वो इस कुशलता का इस्तेमाल नेगेटिव झुकाव के लिए करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर रा ने क्लियर कर दिया है कि उसको जीवन के ट्री ऑफ लाइफ, यानी उसको सारी शक्तियाँ भी प्राप्त हो गई हैं, उससे अनंत रचयिता के ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई है, वो सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन नेगेटिव झुकाव के लिए करता है वो दूसरों की सेवा के लिए नहीं, खुद की सेवा के लिए करेगा, या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तभी उसी व्यक्ति को एपिस्मस कहा जा सकता है। तो खैर, इस सत्र का आखिरी सवाल जो है वो डॉन करते हैं। मुझे खेद है, मैं आज मुद्दे से थोड़ा भटक गया था। मुझे लगता है कि हमने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हासिल की है वह यह जानना है कि कार्ला के सत्रों को बेहतर ढंग से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। और मुझे उम्मीद है कि आप कभी कभी प्रश्नों को सही ढंग से ना चुनने की मेरी अक्षमता को सहन करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं क्षेत्रों की जांच करते हुए ये देखता हूँ कि क्या कोई संभावित दिशा है जहाँ हम जा सकते हैं, और एक बार प्रवेश करने के बाद मैं, फिर इसके आगे वो कुछ बोलते हैं, कुछ सुनाई नहीं देता। फिर वो कहते हैं, इसके अलावा सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस सत्र में ऐसा कुछ है जो हम साधन यानी कार्ला को अधिक आरामदायक बनाने या संपर्क को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। तो रा कहते हैं, कोई गलती नहीं है, आराम से रहो हमारे दोस्तों, आप में से प्रत्येक सबसे ईमानदार है, सब ठीक है। हम आपको एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़ रहे हैं, इसलिए एक अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित होते हुए आगे बढ़ें। हम राह हैं आड़ने। तो दोस्तों, यह सत्र भी अब यहीं समाप्त होता है, और जैसे कि रा ने अभी कहा, अब हम भी आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी
उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आद ने हमारे दोस्तों, आद ने वासु। धन्यवाद।